अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमें जैसा पता है कि अब रमज़ान बहुत करीब है और रमज़ान जो है, रमज़ान के रोज़े रखना हर मुस्लिम मर्द और औरत, बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोग जो है वो रोज़े रखते हैं और रोज़े रखने भी चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर रोज़े रखने की जो है वो छूट दी गई है। जहाँ अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं वहीं पर हमें कुछ ऐसी कंडीशंस भी बताई गई है कि जो इसमें हम मरीज़ को या कुछ और ऐसी कंडीशंस है, सफ़र में है, प्रेग्नेंट फीमेल्स है, तो उन्हें रोज़ा रखने की छूट दी गई है। कुछ कंडीशंस में ऐसा है कि बाद में आप कज़ा कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जो रमज़ान के बाद में भी लोग जो है वो रोज़ा मुकम्मल करने में जो है वो ताकत नहीं रखते हैं, इसलिए उन लोगों को फिर फ़िदिया देकर मुकम्मल तौर पर छूट दी गई है। ऐसे ही जो है एक कंडीशन है जिसमें किडनी डिसीज़ है, जिनके मरीजों को जो है वो रोज़ा ना रखने की छूट दी गई है। हमने कुछ दिन पहले जो है वो रमज़ान और डायबिटीज़ पर एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि डायबिटीज़ के किन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए और रोज़ा अगर रख रहे हैं तो क्या एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को किडनी डिसीज़ है, वो रोज़ा रख सकते हैं क्या? और अगर रख रहे हैं तो उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए? तो इसी बारे में हम मालूमात लेने के लिए जो है वो किडनी स्पेशलिस्ट हमारे साथ है, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर फैज़ान अहमद अंसारी, जो अकोला में ही इज़ अ डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट, और वो पिछले कई सालों से जो है अकोला में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह जो है वो अ, दीन और दुनिया और मेडिकल दोनों की अच्छी मालूमात रखते हैं। तो हमें उनसे जो है ये जानकारी लेनी है, मालूमात लेनी है कि अगर हमारे किडनी पेशेंट्स जो है वो रोज़ा पहले तो वो उन्हें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और कुछ कंडीशंस में जो है रोज़ा रखना अलाउड है, तो वो क्या कंडीशंस हैं? तो अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, आपका बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और हम आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किडनी डिसीज़ जो है वो कई तरह की होती है। तो आप इस बात पर रोशनी डालिए कि पहले तो किडनी डिसीज़ क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो किडनी डिजीजेस कई तरह की हो सकती हैं, जिसमें कि पहले जब सबसे पहले हम आमतौर पर सुनते रहते हैं कि किडनी स्टोन्स होते हैं और यूरिन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, किडनी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज बोल के एक चीज होती है जिसमें कि किडनी का काम जो है तो कम हो जाता है, किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि टेम्पररी किडनी का काम कम होता है, उसको हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जो कि कुछ वजह से होती है, अंडरलाइन कुछ जैसे कि डिहाइड्रेशन या फिर कुछ इन्फेक्शन, जो कि ठीक होने पर उनकी किडनी वापस नॉर्मल हो जाती है, उसको अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज के ऐसे पेशेंट जो परमानेंट किडनी डिजीज के हैं, वो प्रोग्रेस होकर अगर आखिरी स्टेज में जाते हैं तो वो उनको फिर किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपीज लगती है, जैसे कि हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें लास्ट स्टेज के पेशेंट्स भी होते हैं जो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस पे होते हैं। और कई किडनी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका होता है, उन्हें हम किडनी ट्रांसप्लांट के ग्रुप में रख सकते हैं। तो ये मोटे मोटे कुछ टाइप्स है पेशेंट्स के। और इसमें और कुछ टाइप्स है जिसमें कि प्रोटीन लीक होता है किडनी से, उनको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। ये कुछ मोटे अकसाम है किडनी डिजीज के जो आमतौर पर हमें डे टू डे प्रैक्टिस में देखने मिलते हैं। जी। शुक्रिया फैज़ान भाई। तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, डिफरेंट टाइप्स के डायबिटीज़, मतलब किडनी के जो है वो अमराज़ है। बहुत अलग-अलग किस्म के होते हैं, कुछ सडनली होते हैं, एक्यूट जिसे हम कहते हैं। कुछ फैज़ान भाई ने बताया कि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो फैज़ान भाई, आप ये बता सकते हैं हमें कि जो एक्यूट जो किडनी कंडीशन होती है, सडनली जो है किडनी का फंक्शन कम हो जाता है, तो वो आम वजह क्या हो सकती है और क्या ऐसे पेशेंट्स में रोजा रखने की इजाजत है या फिर उन्हें जो है अवॉइड करना चाहिए? और अगर
रख रहे हैं तो फिर क्या एहतियात करनी चाहिए? तो अक्यूट किडनी इंजरी यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको के अभी-अभी किडनी की प्रॉब्लम पता चली है, आमतौर पे हम वो कहते हैं कि 3 महीने से कम अरसा गुज़रा हो के उनको किडनी की इंजरी पता चली है और डॉक्टर्स ने उनको बताया है कि ये शायद आपको टेम्परेरी वजह से हुई है और इसके इम्कानात है कि ये ट्रीटमेंट लेने पर ठीक हो जाएगी। तो इसको अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। इसके आम तौर पे जो वजह है, एक तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाना जैसे कि लूज मोशंस या फिर किसी वजह से ज्यादा वॉमिटिंग्स होना या फिर अगर कभी-कभी टेम्पररी स्टोन्स जो आपकी किडनी के नलियों में आ जाते हैं उसकी वजह से भी अक्यूट टेम्पररी किडनी इंजरी हो सकती है। कई मर्तबा यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से या फिर जिस्म में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो जाना जो बहुत सीवियर हो चुका हो जिसका असर की किडनी पर पड़ा हो, ऐसी चीजों को भी हम अक्यूट किडनी इंजरी या टेम्पररी किडनी इंजरी में कंसिडर करते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि टेम्परेरीली जिस्म की किडनियों का काम कम हो जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसमें हमको अपने जिस्म का हाइड्रेशन लेवल बरकरार रखना और उस अंडरलाइंग जो किडनी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट सही से लेना बहुत जरूरी होता है। तो ज़रूर भी ज़रूर ऐसे पेशेंट को हम सलाह देंगे कि ये रोज़े बिल्कुल नहीं रख सकते। तो अक्यूट किडनी इंजरी या टेम्परेरी किडनी डिजीज के बारे में ये क्लियर कट एडवाइस रहना चाहिए कि ये रोज़े ना रखे तो बहुत अच्छा है। जब तक कि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ये नहीं कहते कि हाँ, अब ये टेम्परेरी किडनी डिजीज पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और अब आप खतरे से खाली हैं, तो ही आप अपने रोज़े रख सकते हैं। जी, शुक्रिया। तो जैसा कि आपने बताया कि एक्यूट किडनी जो इंजरी है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। मतलब अगर जल्दी बिल्कुल, से बिल्कुल। ट्रीटमेंट कर लिया जाए, मुकम्मल कर लिया जाए तो अच्छे से जल्दी से ट्रीट हो सकती है और एक बार पेशेंट की किडनी फंक्शन नॉर्मल आ जाए या बहुत कुछ दिनों के बाद फिर वो चाहे तो रोज़े कज़ा भी कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कुछ है या फिर आपको उन्हें एडवाइस करना है कि बाद में भी रोज़े ना रखें? जी। नहीं, नहीं, अगर वो टोटल रिकवरी हो जाने के बाद में डेफिनेटली पेशेंट सेहतमंद हो जाएगा, तो उसने रोज़े कज़ा रखने चाहिए। वो चाहे तो कभी भी वो डिसाइड कर सकते हैं विंटर के मंथ्स या फिर जभी भी उनकी सेहत अच्छी हो जाए, वो बिल्कुल रोज़े कज़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने कि सर्दियों के मौसम में जो है वो रोजे कज़ा जो है वो करना एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको ऑलरेडी कुछ किडनी का पहले इंजरी हो चुकी है तो। दूसरी फैजल सर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है जैसा आपने बताया है कि जो स्टोन्स है वो एक वजह है एक्यूट किडनी इंजरी होने की। और हमारे जी। अक्सर लोगों में जो है ना वो रीनल स्टोन्स होते हैं। कुछ लोगों को कम होते हैं, कुछ लोगों को ज्यादा होते हैं। तो जिन लोगों को रीनल स्टोन्स है, इन्हें रीनल कोलिक का पेन बार बार होते रहता है और ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो उन लोगों में क्या मशवरा दिया जा सकता है कि उन्हें उन्हें रोजे रखना चाहिए और अगर दर्द उठा है तो वो क्या इसमें इंजेक्शन ले सकते हैं रोजे की हालत में और फिर उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, आइंदा तौर पे रोजा छोड़ देना चाहिए और बचे हुए रोजे नहीं रखने चाहिए? तो इस बारे में आप कुछ हमें बताइए। बिल्कुल, किडनी स्टोन्स के पेशेंट किडनी स्टोन ये बहुत ही एक आम है जनरल पॉपुलेशन में और बहुत से तो इसमें 2 चीज़ों पे हम बात करेंगे कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि पहले से पता है कि उनको किडनी स्टोन्स की बीमारी है और उसमें कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके के स्टोन्स बार-बार होते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उनको हर 2-3 महीने गुज़रते नहीं, उनको थोड़ा-सा भी डिहाइड्रेशन हो गया नॉन रमजान टाइम्स में भी तो भी उनको पेन होना शुरू हो जाता है और उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट जब रोजा रखेंगे तो उनको कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे क्योंकि लंबा अरसा गुजरता है रोजे में जब पेशेंट जो है तो पानी नहीं पीता और डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ही रिकरेंट पेन होते रहते हैं हर महीने 2 महीने में उनको पेन होते रहता है, तो बेहतर है कि वो विंटर से वो तो जब डिहाइड्रेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है समर्स में तो ना रखें और फिर वो बाद में अपने रोजे जो है तो विंटर्स में कज़ा कर लें।
और उनके और ऐसे पेशेंट दूसरे जिनको के स्टोन्स है बट उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, वो पहले अपने किडनी स्पेशलिस्ट से एक ओपिनियन ले ले, अपना अल्ट्रासाउंड कर ले और देख ले कि कहीं उनके स्टोन्स ब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग है। और 3 महीनों से ज्यादा अरसा गुजरा है कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स क्लोज ऑब्जर्वेशन में रोजे रख सकते हैं। शर्त ये है कि वो फिर अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा मेंटेन रखे, नाइट में इफ्तार के बाद में सहर तक के। जी, शुक्रिया। सिमिलरली फैजल सर, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासतौर से फीमेल्स में एक ये चीज होती है कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। तो क्या ऐसे पेशेंट्स को भी रोजे रखना अवॉइड करना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से यूटीआई के भी चांसेस, जो पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो वो भी बढ़ जाते हैं। तो क्या इन लोगों ने भी जो है वो रोजे रखने में कुछ एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन फीमेल्स में बहुत कॉमन है और खास करके रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन, मतलब ऐसे पिछले 6 महीने गुजरे कि जिसमें 3 से ज्यादा मर्तबा इनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो। ऐसे पेशेंट्स को हम रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस हैं ऐसा कहते हैं। और इनमें हम सलाह देते हैं आम दिनों में भी कि अपना हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रखना है, पूरे 24 घंटे में, दिन हो या रात। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम दिन में पूरा दिन पानी ना पीने को कहेंगे, स्पेशली रोजे के तौर पर, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको एक्टिव यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत रहेगा। तो अगर एक्टिव यूरिन इन्फेक्शन हाल 1 महीने में हुआ हो रमजान से पहले, तो बिल्कुल सलाह ये है कि वो रोजे ना रखे, स्पेशली गर्मी के मौसम में, और वो बाद में अपने रोजे काजा करें। बट ऐसे पेशेंट्स जिनका के अब ट्रीटमेंट्स हैं वो ठीक हैं, पिछले 3 माह से उनको अब यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो वो चाहे तो कभी कभार ट्रायल बेसिस पे रमजान से पहले ट्रायल करके देख लें, 1-2 रोजे रखकर देखें कि उनको कोई तकलीफ हो रही हो या नहीं, वो किस तरीके से अपना हाइड्रेशन लेवल नाइट में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उससे उनको कुछ तकलीफ हो सकती है, हो रही है, तो बेहतर है कि रोजे अवॉइड करें, स्पेशली गर्मी के मौसम में, और बाद में अपने रोजे काजा कर ले। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो वो रोजे रख सकते हैं। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा आपने एक मशवरा दिया है कि ऐसे लोग जो, जैसा आप रीनल स्टोन्स के भी हो गए और यूटीआई के भी हो गए, तो रमजान से कुछ दिन पहले ट्रायल बेसिस पर रोजा रखने की जैसा ट्रायल दे सकते हैं। सुबह से शाम तक जो है वो भूखा प्यासा रहकर, और देख सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है क्या, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में अगर ट्रायल देंगे तो कुछ हुआ भी तो आप फौरन पानी पी सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ट्रायल बेसिस पर कुछ एक हफ्ता पहले आप ट्रायल दे सकते हैं इस चीज का। जी, शुक्रिया। और एक आमतौर पर जो है ना, बच्चों में एक बहुत कॉमन किडनी डिसीज है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो मतलब यंग एज में ज्यादा होता है। तो क्या यंग एज के जो बच्चे रहते हैं, 16 साल 17 साल के, जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वो क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या वो रोजे रख सकते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेफिनेटली बच्चों में भी होता है और अडल्ट में भी बहुत आम है। कई अडल्ट पेशेंट भी हैं हमारे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब प्रोटीन लीक जो होता है किडनी में से। इनका किडनी फंक्शन तो नॉर्मल होता है, लेकिन किडनी में से बहुत ज्यादा प्रोटीन लीक होने की वजह से इनको सूजन वगैरह जैसे शिकायत होती है। और ये पेशेंट्स आमतौर पर इनकी ट्रीटमेंट्स की गोलियां होती है जो कि कुछ तरीके की होती है, स्टेरॉइड्स वगैरह, कुछ इम्यूनोसप्रेशन जैसी मेडिकेशंस होती है जिनकी वजह से इनकी इम्यूनिटी लेवल जो है तो थोड़ी सप्रेस होती है। बट चूंकि किडनी फंक्शंस नॉर्मल होता है, तो अगर इनका नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो प्रोटीन लीक है वो अगर कंट्रोल में है, तो मैं समझता हूँ कि ये पेशेंट्स को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, स्पेशली अगर उनकी डिजीज कंट्रोल में है तो ये लोग रोजा रख सकते हैं। बट ऐसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स जो जिनकी की डिजीज अभी एक्टिव है, अभी ऑनगोइंग प्रोटीन लीक बहुत हेवी है, जिसके लिए कि वो मेडिकेशंस पर है, क्योंकि मेडिकेशंस के हाई डोज होंगे क्योंकि अभी डिजीज एक्टिव है। और इसमें कुछ और दवाइयां भी कभी कभी स्पेशली अडल्ट्स में हम ऐड करते हैं, जैसे कि टेल्मिसार्टान वगैरह, जिससे कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। कभी ज्यादा सूजन होने की वजह से इन पेशेंट को डायरेटिक्स देना पड़ सकता है, तो डायरेटिक्स की वजह से भी कभी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स जिनकी की डिजीज अभी एक्टिव है, बेहतर है कि वो रोजे ना रखें। बट ऐसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट जिनकी की डिजीज अब
कंट्रोल हो चुकी है, प्रोटीन उनकी कभी नहीं है, स्टेबल है, तो वो इंशाल्लाह रोजे रख सकते हैं जरूर। शुक्रिया फैजान सर। एक और बहुत कॉमन डिसीज है जिसके बारे में हमने लास्ट इसमें भी बात किया है कि डायबिटीज। अब अगर किसी को डायबिटीज है और उनको जो है वो किडनी क्रोनिक किडनी डिसीज भी है, चाहे वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो या कोई और रीजन से हो, तो क्या वो रोजे रखते हैं या वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्योंकि, और उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए? डेफिनेटली डायबिटीज, ऐसे किडनी के पेशेंट जिनको के डायबिटीज भी हो और डायबिटीज की वजह से ये किडनी की डिजीज हुई हो, तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स किडनी डिजीज और स्टेज ज्यादा होने की वजह से इनके जिस्म से जो है तो इंसुलिन बाहर नहीं निकल पाता और इंसुलिन जिस्म में ही रह सकता है, और इनके शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट होने के चांसेस रह सकते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट रोजा रखते हैं, स्पेशली ऐसे डायबिटीज और सीकेडी के पेशेंट जिनकी की शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो बेहतर है कि वो रोजे ना रखें, वो बाद में रोजे अपने कजा कर लें या जब विंटर सीजन का चूज कर सकते हैं। बेहतर है कि लोग रोजे ना रखें। लेकिन अगर इनके शुगर कंट्रोल में है और सीकेडी का स्टेज भी कम है, स्टेज 1 to 3 में है, या बहुत ही स्टेबल किडनी फंक्शंस है, तो ये अपने किडनी स्पेशलिस्ट और शुगर स्पेशलिस्ट से सलाह करके रोजे रख सकते हैं। और इनको भी अच्छा ऑप्शन है कि ये पहले जो है तो ट्रायल बेसिस पे कुछ रोजे रखकर मतलब रोजे के जैसी हालत रख कर देख सकते हैं। जी, तो हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांस बहुत है, वो बड़ा रिस्क होता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो एक तो अपनी मेडिकेशन चेंज करवा ले या एडजस्ट करवा ले अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर, ये बहुत अहम है इन लोगों के लिए। शुक्रिया। फैजान सर, कुछ पेशेंट्स जो है ना हमारे डायबिटीज के भी है और हाइपरटेंशन के भी रहते हैं, और कुछ लोगों को जो है ना बहुत सारी मेडिसिन भी चलती रहती है ब्लड प्रेशर की खास तौर से। तो ये स्पेशली हमारे जो कलीग्स है, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है, फिजिशियंस है, उन्हें ज्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चन कि क्या हम पेशेंट्स को जो है वो अपने एस इनहिबिटर्स, एआरबीज जो देते हैं उनका टाइमिंग कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर जो डायूरेटिक्स देते हैं हम, जैसा हाइड्रोक्लोरोथायजाइड हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, कुछ पेशेंट्स हमारे जो है ना वो टोलवेप्टन पर रहते हैं सीकेडी में, और कुछ पेशेंट्स जो है ना बहुत सारे जो है जनरली नेफ्रोपैथी के लिए और हार्ट फेलियर के लिए, डायबिटीज के लिए जो है ग्लिफोसिन SGLT2 इनहिबिटर्स पर रहते हैं। तो इन मेडिसिन को मतलब कैसा एडजस्ट करना है? खासतौर से जो बहुत कॉमन यूज में है वो तो आपने टेलमिसर्टान और ACE-ARB है और डायूरेटिक्स है, तो उसमें कैसा एडजस्टमेंट करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल जुबेर भाई, और बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के मरीज और जिनको के स्पेशली हार्ट का रिस्क है, ये सब दवाइयों पर होते हैं, स्पेशली टेलमिसर्टान और SGLT2 इनहिबिटर्स जो भी आए हैं, और कुछ डायरेटिक भी इनकी दवाइयों में शामिल हो सकती है। तो ये तीनों दवाइयां ऐसी हैं जो कि बॉडी में डिहाइड्रेशन क्रिएट कर सकती है, इसलिए हम आमतौर पे इन पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं नॉन रमजान डेज में कि भाई अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा मेंटेन करते रहें दिन के टाइम में। तो जाहिर सी बात है, अब रोजे के टाइम में तो हम इनको हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो बेटर रहे अगर सब कुछ स्टेबल है और ये दवाइयां दिन में एक ही टाइम चल रही हैं सुबह के टाइम पे, तो हम अपने डॉक्टर से मिलकर ये दवाइयों को इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि शाम के टाइम में सुबह तक के हम अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर डायरेटिक्स और एस इनहिबिटर्स या एआरबी शाम के टाइम में हम शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। या फिर अगर आपका डॉक्टर ऐसा डिसाइड करता है कि 1 महीने के लिए हम इसको चेंज ही कर दें कोई और मेडिसिन पे, बहुत ज्यादा अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेहतर है कि वो ये दवाइयां स्टॉप करवा ले और इनका रद्द-बदल कर ले किसी और दवाइयों से, स्पेशली अगर ये ब्लड प्रेशर के लिए दी जा रही है, तो हम इसका चेंज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो बेहतर होगा कि चेंज करके हम रोजे रखने का प्लान करें। जी, शुक्रिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारे फिजिशियंस कलीग्स हैं और जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि पेशेंट जनरली फर्स्ट जो है एनकाउंटर जो है पेशेंट का जनरल प्रैक्टिशनर्स और फिजिशियंस लेवल पर ही होता है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो SGLT2 इनहिबिटर्स है जनरली वो तो हम शाम रमज़ान में इफ्तार के टाइम ही शिफ्ट कर देते हैं।
साथ में अगर कोई डाययूरेटिक्स है तो उसका भी डोज एक्चुअली कम करना पड़ेगा अगर SGLT2 और डाययूरेटिक्स साथ में है तो। और वो भी कोशिश करते हैं हम कि शाम में ही दें। अब स्पेशली जो आपने बात की है कि टेल्मिसर्टान को भी अगर चेंज कर सकते हैं तो 1 महीने के लिए चेंज करना ये अच्छा ऑप्शन है। और अगर पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी 2-3 एंटी हाइपरटेंसिव चल रहे हैं, तो बाकी के जो मेडिसिन है वो मॉर्निंग में रखें और टेल्मिसर्टान को शाम में शिफ्ट करें। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी। शुक्रिया। जी। फैजान भाई, क्या डायलिसिस के पेशेंट्स जो है जनरली जो डायलिसिस पर रहते हैं, तो वो तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते ही है, लेकिन देखा गया है कि बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आने के बावजूद भी और मना करने के बावजूद भी कुछ पेशेंट्स रोजा रख लेते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इन पेशेंट्स पर और आप क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल, डायलिसिस के पेशेंट्स ये चूंकि ये किडनी के आखिरी स्टेज के पेशेंट्स होते हैं और ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इनके बहुत सारे बॉडी के दूसरे इलेक्ट्रोलाइट पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि ऊपर नीचे हो सकते हैं नॉन डायलिसिस डेज पे भी और डायलिसिस डेज पे भी। तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। एक लिटरेचर्स के हिसाब से भी ये कई गाइडलाइंस के हिसाब से कहा गया है कि ये पेशेंट्स अगर पास नहीं रखे तो बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने भी इस बात की इजाजत दी है कि ऐसे पेशेंट जो हाई रिस्क में है कि डिजीज के पेशेंट वो रोजे ना रखे तो बेहतर है। बट रिसर्चर्स ने जितनी भी मैंने स्टडीज पढ़ी है कई कंट्रीज में और सिटीज में, तो ये पाया गया है कि डायलिसिस के पेशेंट्स रोजा रखने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट शर्त यह है कि डायलिसिस के पेशेंट्स स्टेबल होने चाहिए। वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पहले सलाह मशवरा कर ले। रमजान से तकरीबन 1 महीने पहले वो अपने विजिट्स में ये डिस्कशन कर लें कि क्या हम रोजा रख सकते हैं। और नेफ्रोलॉजिस्ट और जो भी क्लिनिशियंस पेशेंट्स को देख रहे हैं वो इंश्योर करें कि पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर्स और बाकी पैरामीटर्स बहुत ज्यादा अबनॉर्मल ना हो। और इनमें ये एक सलाह दी जाती है कि डायलिसिस के पेशेंट बेहतर है कि जिस दिन डायलिसिस ना हो वो डेज में ये डायलिसिस करें, और जिस दिन डायलिसिस हो रहा है क्योंकि उस दिन ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट होने के चांसेस रह सकते हैं, वीकनेस आने के चांसेस रह सकते हैं। तो जिस दिन डायलिसिस है उस दिन ये रोजे ना रखे तो बेहतर है। इनके लिए डेफिनेटली ऑप्शंस है कि ये बाद में विंटर्स में या कोई और डेज में या फिर फिदिया दे तो बेहतर होगा। बट मेरे एक्सपीरियंस में भी जितने हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनमें हम 1 महीने या 3 महीने पहले से हम डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि ये पेशेंट पिछले 3 से 6 महीने से बहुत अच्छा कर रहा है तो हम इजाजत देते हैं। और हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो डायलिसिस पर होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखते हैं और इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो स्टडी से भी ये साबित है कि अगर स्टेबल डायलिसिस पेशेंट्स रोजा रखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं और ये रोजा रख सकते हैं क्लोज मॉनिटरिंग के साथ में। जी। और फैजान भाई, डायलिसिस करने से जो है वो रोजा टूट जाता है, तो डायलिसिस के दिन रोजा छोड़ना है? आपके पेशेंट्स डायलिसिस के दिन रोजा नहीं रखते हैं या फिर रात में डायलिसिस करने का कहीं ऑप्शंस है? क्योंकि ये मशवरा दिया गया है कि अगर दिन में नहीं करना है डायलिसिस तो रात में कर लीजिए और दिन में जो है वो रोजा रख लीजिए, या फिर जिस दिन डायलिसिस है, क्योंकि डायलिसिस करने से तो रोजा टूट ही जाएगा और उस दिन पैरामीटर भी ऊपर नीचे होंगे। मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि अभी मैं बहुत स्कूल ऑफ थॉट बहुत डिटेल में तो नहीं है, बट इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि एक ग्रुप मानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो एंटेरल रूट से ली जाए दवा, खास करके म्यूकोजल रूट से, तो रोजा टूट जाता है। बट चूंकि डायलिसिस एक ऐसी थेरेपी है जो एक्चुअली इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी है और इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और ये इसमें जो भी हम मेडिकेशंस वगैरह यूज करते हैं वो ब्लड में जाती है बहुत ज्यादा, इससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता एक्चुअली। डायलिसिस में हम सिर्फ ब्लड बाहर निकालते हैं और उससे डायलिजेट मिक्स होता है और थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें एक्सचेंज होते हैं। और वाटर अक्सर डायलिसिस में हम वाटर रिमूव करते हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है कि डायलिसिस देने से रोजा नहीं टूटता,
बट दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि वो डायलिसिस को कंसिडर करते हैं कि इससे शायद रोजा इनवैलिड हो जाता है और रोजा टूट जाता है। तो उनका कहना है कि डायलिसिस से रोजा टूट जाता है। तो ये डेफिनेटली इन सजेशंस के हिसाब से डायलिसिस पेशेंट्स एक तो चूज करें कि जिस दिन डायलिसिस ना हो ये उस दिन वो डायलिसिस करें, या फिर वो अगर ये सोचते हैं कि उनको डेली रोजा रखना है तो कई सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे इवनिंग में भी डायलिसिस होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ डायलिसिस यूनिट जो हमारी कंट्री में और सभी कंट्रीज में है, नाइट में वहाँ पे स्पेशली इफ्तार के बाद मुझे नहीं लगता कि डायलिसिस अवेलेबल है कई जगहों पे। आमतौर पे डायलिसिस सिर्फ डे डे में ही होते हैं, 3 शिफ्ट तक के। मॉर्निंग 8 o'clock से स्टार्ट होता है तो शायद 8 o'clock इवनिंग तक सब जगह के शिफ्ट खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होगा इन पेशेंट्स को अपने डायलिसिस शिफ्ट नाइट में लेने के लिए। तो बेहतर सलाह ये है कि नॉन डायलिसिस डेज में ही ये रोजा रखें, और डायलिसिस डेज के रोजे ये बाद में कजा कर सकते हैं या फिर जी, शुक्रिया शुक्रिया। फैजान भाई, एक क्वेश्चन आ रहा है कमेंट्स में डॉक्टर अजहर साहब का। वो पूछ रहे हैं कि रोजे की हालत में पेन किलर इंजेक्शन ले सकते हैं क्या? तो आईएम जनरली हम इंजेक्शन देंगे मेरे ख्याल से, या आईवी दे सकते हैं, तो इसके बारे में बताएं। डेफिनेटली जितना मैंने पढ़ा है लिटरेचर स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से आईएम स्पेशली इमरजेंसी में पेन किलर देना जायज है, दे सकते हैं और इससे रोजा नहीं टूटेगा। स्पेशली कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशली पहले से पता नहीं है कि उनको स्टोन की बीमारी है, वो रोजा रखना शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिक्स में एक्चुअली रीनल कोलिक के कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले पता नहीं था, और उनको फिर हम आईएम इंजेक्शन देते हैं। अगर दर्द कम हो जाता है तो वो उस दिन का रोजा कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत शदीद दर्द है, बहुत तकलीफ में है पेशेंट, तो हम पेशेंट को फिर रोजा तोड़ने की जरूरत दे सकते हैं इसकी हालत में। जी जी, शुक्रिया। तो ये बात क्लियर करते चलूं कि जो है हम आईएम इंजेक्शंस, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस जो है वो रोजों की हालत में ले सकते हैं। इससे रोजा नहीं टूटेगा। तो आप पेन किलर भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंसुलिन भी दे सकते हैं, बहुत जरूरत पड़ने पर आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं जो जिसमें ग्लूकोज ना हो, तो न्यूट्रिशन ना मिले, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। जी, फैजान सर, एक और सवाल आ रहा है रेहान साहब का। वो पूछना चाह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हम जो है वो रोजा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो इस बारे में बताइए। जिन लोगों का रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है और मेरे ख्याल से कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो रख सकते हैं क्या? बिल्कुल, आई थिंक हम उस टॉपिक पर जाने ही वाले थे आगे। तो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स ऐसे पेशेंट ये भी थोड़े से डेलिकेट प्रेशियस पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किलों से गुजर कर अब उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो हम बहुत एहतियात से उस किडनी ट्रांसप्लांट को रखते हैं, बहुत सेफली, बहुत इतना देखते हैं। तो ये बहुत एंजाइटी रहती है पेशेंट्स में, रिलेटिव्स में भी, कि क्या ये रोजे रखे या न रखे। जितना स्टडीज अभी तक हुआ है उसमें हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट जिनका के 6 महीने से 1 साल गुजर चुका है ट्रांसप्लांट होकर, और उनके किडनी फंक्शंस स्टेबल है, बाकी पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर्स और बाकी सब चीजें स्टेबल है, तो ये बिल्कुल सेफली रोजा रख सकते हैं। इनमें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, और ये पेशेंट्स रोजा रखते हैं। कई स्टडीज ऐसी भी हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में कई पेशेंट्स का कुछ सालों के बाद में, 4 साल 5 साल के बाद में थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ता है, और वो भी थोड़े से स्टिकी भी हो जाते हैं क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ने की वजह से। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज में भी जितनी स्टडीज हुई है वो ये बताती हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में रोजे सेफ हैं। तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। अपनी जो दवाइयाँ हैं बराबर रेगुलर लें। जो सुबह की दवाइयाँ होती है वो सहरी में ले ले, शाम की जो दवाइयाँ रहती है वो इफ्तार के बाद ले, कोई भी दवाई ना छोड़े। अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से कंसल्ट करते रहें, और क्रिएटिनिन को भी मॉनिटर करते रहें। मॉनिटरिंग के पैरामीटर शेड्यूल आपके ट्रांसप्लांट फिजिशियन आपको बता सकते हैं कब कब करना है, और विद क्लोज मॉनिटरिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफली ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स रोजे रख सकते हैं। बट जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो, कई मरतबा ऐसा होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट में कभी रिजेक्शन होता है, कभी कोई इन्फेक्शन का चांस होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको के रिजेक्शन ऑनगोइंग हो अभी, या फिर अभी कुछ इन्फेक्शन हो, तो बेहतर है कि वो रोजे ना रखें। जी,
तो ये फैजान सर ने अच्छी बात बताई है कि जिन लोगों को पोस्ट ट्रांसप्लांट कोई कॉम्प्लिकेशन है, रिजेक्शन का चांसेस है और अभी सिर्फ 1 साल के अंदर ही हुआ है, तो वो रोजे ना रखे। हाँ, ट्रांसप्लांट के 1 साल के बाद अगर आपके किडनी फंक्शंस अच्छे हैं, स्टेबल है, तो फिर आप अपने ट्रांसप्लांट टीम से जो है मशवरा लेकर रोजा रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस किडनी है। आपके ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किलों के बाद ये प्रोसीजर जो है वो काफी लंबा रास्ता है और इसलिए जो है ना इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो आप ट्रांसप्लांट टीम से कंसल्ट करने के बाद ही रोजा रख सकते हैं। फैजान सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, शायद मैं ही इसका जवाब दे देता हूँ। क्या शुगर की टैबलेट्स मॉर्निंग डोज सहरी में लिया जा सकता है? तो ये हमने डिस्कस किया है पिछले इसमें। तो आपकी कुछ मेडिसिन जो है वो ऐसी जो दवाइयां रहती है शुगर की, जो बहुत ज्यादा शुगर कम कर देती है, तो उनको शिफ्ट करना पड़ता है इवनिंग के टाइम, या उनका डोज जो है वो सहरी में कम करना पड़ता है। इसलिए आपका जो मॉर्निंग रूटीन डोज है शुगर के आम दिनों में, तो उसको आपको सहरी में नहीं लेना है। इस बात का खास ध्यान रखिए। अगर आपको रोजा रखना है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर अपने मेडिसिन का जो है वो डोज एडजस्ट करना है। सुबह का डोज शाम में, शाम का डोज सुबह में, और सुबह में सहरी में हाफ डोज लेना है। तो शुक्रिया फैजान सर, बहुत आपने जो है हमें जो कॉमन टॉपिक्स थे उस पर जो है वो काफी जो है हमें इसके बारे में आगाह किया है। बस एक लास्ट पॉइंट जो है, थोड़ा डाइट के बारे में, अगर कुछ पेशेंट्स है हमारे जो सीकेडी स्टेज 3-4 पर है और वो रोजा रखना चाह रहे हैं, तो उन्हें कौन सी डाइट अवॉइड करनी चाहिए? खासतौर से हाई पोटेशियम डाइट, और फ्रूट्स जनरली ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, तो क्या हमें फ्रूट्स भी अवॉइड करना चाहिए, या फिर हमें पोटेशियम जो है रमजान से पहले या बीच में कुछ चेक करना है? और अगर रोजा रख रहे हैं तो क्या हमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी रमजान के दौरान बीच में चेक करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। ऐसे किडनी के पेशेंट जो स्टेज 3 और 4 के हैं, डेफिनेटली किडनी के 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 to 5। ये आप अपने फिजिशियन या क्लिनिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से मालूम कर सकते हैं पेशेंट्स जो हैं कि आप अभी फिलहाल कौन से स्टेज में हैं और आप रोजा रखने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली जो भी पेशेंट्स किडनी के स्टेज 3 और उसके ऊपर हैं, वो रोजा प्लान करने से पहले, रमजान से पहले अपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा ले, जो बहुत जरूरी है, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉस्फोर, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और यूरिया क्रिएटिनिन जैसे ये कुछ टेस्ट हैं जो जरूरी हैं, ये करें। और इसके बाद भी ये 10-10 दिन में ड्यूरिंग रमजान ये टेस्ट को रिपीट करके देखते रहें कि कहीं अपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है, ताकि उससे अपने डॉक्टर से फिर सलाह लेकर रोजे रोकना है या नहीं है ये डिसीजन ले सकते हैं। तो जितने स्टडीज है इसमें देखा गया है कि थोड़ा बहुत पोटेशियम बढ़ने का चांस हो सकता है, फॉस्फोरस बढ़ने का चांस हो सकता है। तो ये हम आमतौर पे हम देखते हैं कि रमजान में बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाए जाते हैं, और दूसरी भी बहुत आमतौर पे ये हो गया है कि फास्टिंग तो करते हैं, बट फिर शाम में इफ्तार के बाद में बहुत ज्यादा मसालेदार खाने भी इसमें आ जाते हैं, तेल मसाले और नमकीन खाने भी इसमें बनाए जाते हैं। तो ये डेफिनेटली हमारे पेशेंट के लिए जो है तो नुकसानदेह है, खास करके नमकीन और फ्रूट्स। फ्रूट्स की वजह से पोटेशियम जिस्म में का बहुत बढ़ सकता है, और ये किडनी के पेशेंट्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। जहाँ पोटेशियम बढ़कर हार्ट पर डायरेक्ट असर पड़ने के चांस रह सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे किडनी के पेशेंट्स जिनका के पहले चेकअप में पोटेशियम बढ़ा हुआ है, मतलब बॉर्डर लाइन है, और किडनी के आमतौर पे पेशेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि हम फ्रूट्स का इंटेक कम रखें। तो रमजान में चूंकि फ्रूट्स ज्यादा खाए जाते हैं, तो बेहतर है कि आप फ्रूट्स की मिकदार बहुत ही कम रखें, या ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें पोटेशियम लेवल कम हो, जैसे कि सेब या पपैया। इसके अलावा हम देखें कि जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, अनार, अंगूर, जिसमें भी जूस हो, उसमें पोटेशियम का कंटेंट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो हम जूसी फ्रूट्स से परहेज करें, और ऐसे फ्रूट जो सॉलिड हो, केला इसके अंदर एक्सेप्शन है। तो 2-3 ही फ्रूट्स ऐसे हैं जो थोड़े सेफ है, जैसे कि सेब और पपैया और नाशपाती। तो इसमें थोड़ा पोटेशियम का कंटेंट कम होता है, ये फ्रूट्स आप खा सकते हैं, बट ज्यादातर कोशिश करें कि फ्रूट्स कम रखें। दूसरा है कि फॉस्फोरस। तो डाइट में फॉस्फोरस भी किडनी पेशेंट्स में बहुत जल्दी बढ़ने के चांसेस होते हैं। हाई फॉस्फोरस कंटेंट आमतौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स में और
नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में होता है, क्योंकि हम रमजान के दिनों में बहुत ज्यादा गोश्त वगैरह ये सब चीजें भी बनती हैं और ये फ्रूट्स होते हैं, तो हम कोशिश करें कि ये खानों को लिमिट में रखें। जो हाई प्रोटीन है और डेयरी प्रोडक्ट्स है खा सकते हैं, बट उसकी एक लिमिट हो के जो उसके अंदर हम उसको कंट्रोल में रखें, और वक्तन फवक्तन हफ्ते में या 10 दिन में एक बार अपने फास्फोरस और पोटेशियम को चेक करते रहें और उस हिसाब से अपनी डाइट को हम चेंज कर सकते हैं। शुक्रिया फैजान सर। निम्स हैदराबाद से भी एक हमारे साथ है, उनका नाम है शायद मे बी शी इज अ डॉक्टर पार्वती, और उनके कुछ कंसर्न्स हैं। शी इज आस्किंग दैट अमंग द ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स मेडिसिन शुड हैव टू बी टेकन थ्रू द डे, सो हाउ विल यू एडजस्ट द डोज? जी पार्वती जी, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट जिनको के ऐसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट जिनको के डे में मिड डेज में भी दवाई लेनी है और वो दवाई बहुत ही जरूरी है, उसको हम उसका टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है कि ये पेशेंट्स रोजे ना रखें। क्लियर कट सलाह रहेगी, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट हम बार बार नहीं कर सकते हैं और ये बहुत ही अहमियत वाला चीज होता है, तो इसे हम बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसी दवाइयां जिनको के हम टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते और उनको दिन में ही लेना जरूरी है, तो बेहतर है कि ये पेशेंट्स रोजे ना रखें, बट पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बार सलाह लेने के क्या ये दवाइयां का टाइमिंग हम बदल सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनको के हम देखते हैं उनकी दवाइयों का टाइमिंग्स आगे पीछे किया जा सकता है। सुबह की जो दवाइयाँ होती हैं वो हम सहरी में दे सकते हैं, और शाम की जो दवाइयाँ होती हैं उनको इफ्तार के बाद दिया जा सकता है। दोपहर की जो दवाइयाँ होती हैं वो अगर बहुत ही जरूरी है तो उनको हम शाम में या सुबह में कोई भी एक टाइम करके दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कर सकते हैं, बट अगर किडनी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि नहीं इसका टाइमिंग डे में ही होना चाहिए, तो बेहतर है कि ऐसे पेशेंट्स रोजे ना रखें। जी शुक्रिया फैजान सर। एक हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए तो क्या करे। तो अगर शुगर 70 से नीचे चली गई है किसी भी वक्त दिन में रोजे की हालत में, तो पेशेंट को रोजा खोल लेना चाहिए। ये बेहतर है, क्योंकि 70 के नीचे जो है वो जाने से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कोमा में जा सकता है। तो ये रिकमेंडेड है गाइडलाइंस के थ्रू, और मुफ्ती कराम से जो है वो मशवरे के बाद जो है ये गाइडलाइंस बनाई गई है कि अगर पेशेंट की शुगर 70 से नीचे चली जाती है किसी भी वक्त, खासतौर से शाम के टाइम क्यों ना हो, तो उन्हें रोजा खोल लेना चाहिए। और उन्हें जो है वो ग्लूकोज का पानी, ट्रीटमेंट में अगर आप पूछ रहे हैं तो ग्लूकोज दे सकते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो मीठा खा सकते हैं, और अगर ड्राउजी है या हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में है तो फिर उन्हें आईवी ग्लूकोज हम दे सकते हैं। जी। तो फैजान सर, आपका जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही डिटेल में हमें सारे पॉइंट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है काफी लोगों को इस बारे में अवेयरनेस पहुंचे कि जो है वो किन लोगों को रोजा रखना चाहिए, किन लोगों को रोजा नहीं रखना चाहिए। अगर रोजा नहीं रखना है तो उन्हें ये उज़्र दिया गया है, और ऐसे पेशेंट्स जो अपने रोजा रखने से अपनी कंडीशन बिगाड़ सकते हैं या किसी आज़ा को खराब होने का डर है और ऑलरेडी खराब है तो उससे बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन होने का डर है, तो उन्हें बिल्कुल रोजा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप मशवरे के खिलाफ रोजा रखते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये जो है ना अल्लाह ताला की नाफरमानी है एक तरह से। तो शायद सर वल्लाह आलम, लेकिन आप सवाब के चक्कर में जो है वो कहीं गुनाह में ना शामिल हो जाए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आपको मना किया है, छूट दी गई है, तो आप जो है ये एहतियात करें और रोजा ना रखें। शुक्रिया फैजान सर। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह एवरीवन, और हम इंशाल्लाह साइन आउट करेंगे।